हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज देखिए, आज के सेशन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और भाई ये थर्मोकेमिस्ट्री चल रहा है। थर्मोडायनेमिक्स का पहला पार्ट आपने पढ़ लिया। अब जो थर्मोकेमिस्ट्री चल रहा है, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री, जो कि मार्क्स स्कोरिंग है। तो इस थर्मोकेमिस्ट्री में सभी बच्चों का मैं वेलकम करता हूं एक बार पुनः। सभी भाई तैयार होकर अपने पेशेंस के साथ कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठें, जिससे आप सारी बातों को नोट करते हुए चलेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री में आज हम बात कर रहे हैं L21 की बात कर रहे हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स यूनिट चल रही है। मतलब 20 क्लासेज हम इसकी पढ़ चुके हैं, जो कि आपने बहुत ही बढ़िया ढंग से सबको नोट किया है और रिवाइज भी आप कर रहे हैं। 20 क्लासेस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और कोई मतलब 20 आवर्स भी टोटल नहीं हो पाए अभी। तो ये 20 आवर्स भी नहीं हो पाए होंगे, ये मैं समझता हूँ। 20 आवर्स का मतलब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। अगर आप इसको डेली 8 घंटे भी आप पढ़ लें तो अब 2 दिन में सिमटा तो अब तक का काम। तो 2 दिन में अब तक का काम सारा सलट जाएगा। 8 घंटे भी आपने पर डे इनको पढ़ा तो 2 दिन का काम किया है अभी तक आपने। अगर मोटी मोटी हम बात करें तो आपने 2 दिन के ये थर्मोडायनेमिक्स सारी अब तक जो हमने पढ़ी है, 2 दिन में आप पढ़ सकते हो। ये आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी चीजों को आप सुनते जाएं, नोट करते जाएं और एक बार रिवाइज कर ले, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए, थर्मोकेमिस्ट्री की बात हम करते हैं और इसमें आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, किरचॉफ इक्वेशंस की बात करेंगे और एंथैल्पी, जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, एंथैल्पी को पढ़ेंगे और किरचॉफ इक्वेशंस की बात करें। किरचॉफ भी कहते हैं, किरचॉफ भी लिखा है, जो आपके समझ में आ जाए। किरचॉफ, किरचॉफ, ये इक्वेशन पहले इसकी बात करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद एंथैल्पी पर आ जाएंगे। और एंथैल्पी आपका ये लास्ट टॉपिक होगा। मतलब लास्ट मतलब ये नहीं कि आज लास्ट हो जाएगा, कई क्लास आनी बाकी है अभी इसकी, फिर नई यूनिट चालू हो जाएगी। इसके बाद तो इसकी 2-5 क्लास और होंगी और उसके बाद होगा। बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा टॉपिक है। सारी चीजों को मैं आपकी क्लियर करता जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, किरचॉफ इक्वेशंस की बात करें, इससे पहले थर्मोकेमिस्ट्री में मैं आपको डेफिनेशन याद दिला देता हूँ। थर्मोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे हम? थर्मोकेमिस्ट्री में क्या होता है, रिएक्शन के साथ साथ एनर्जी चेंजेज का भी स्टडी की जाती है। एनर्जी चेंजेज, ऊष्मा परिवर्तन का भी अध्ययन किया जाता है। थर्मोकेमिस्ट्री में लिखना नहीं है, आपने नोट कर रखी है डेफिनेशन, भाई नोट कर रखी है। यहाँ पर ये लिखने की नीड नहीं है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में जो थर्मोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो रिएक्शन में एनर्जी चेंजेज की बात और करेंगे, वो थर्मोकेमिस्ट्री हो जाती है। ये लिख रहा है, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का भी अध्ययन करेंगे, वो क्या कहलाई? थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, कई पैराशूटर भी हैं, कई बहुत सारे बच्चे पैराशूटर जो बीच बीच में लपक कर आते हैं, मतलब लगातार नहीं देखते, तो उन पैराशूटर्स के लिए है भाई ये, इसलिए इनको लिखना पड़ता है मुझे। जो पैराशूटर हैं बीच में आ जाते हैं कि भाई ये आप नोट कर लेना, जो पैराशूटर हैं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, थर्मो केमिस्ट्री की डेफिनेशन आप समझें और इससे पहली वाली क्लासेस देख लेना तो आप रेगुलर हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एनर्जी की भी बात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में हम। ये होता है 2 प्रकार से ये रिएक्शन बताई थी। एक में एनर्जी रिलीज होती है सर, एक में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जिसमें रिलीज होगी डेट इज एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी, और जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी। ग्राफ वगैरह सारे इसके हमने बढ़िया ढंग से देखे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये बात अपने कर ली। अब जो बात करने वाले हैं वो करेंगे एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप का प्रभाव। किरचॉफ इक्वेशन बताता है कि भाई ताप का प्रभाव क्या होगा। अब 2 आपने फलन पढ़े, 2 फंक्शन की बात हमने कर रखी है इसमें, एक डेल्टा एच और डेल्टा ई, भैया इसको डेल्टा यू कहते हैं। डेल्टा एच क्या है सर? डेल्टा एच द चेंज इन एंथैल्पी।
H किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? ये तो एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है। और ये तो लिख देता हूं मैं क्या लिख देता हूं? चेंज इन एंथैल्पी, मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन। ये तो डेल्टा एच का मतलब है। एक आपने पढ़ा है डेल्टा ई या डेल्टा यू, और डेल्टा यू क्या होता है भाई? डेल्टा यू क्या होता है बता सकता है क्या कोई बालक? डेल्टा यू क्या है सर? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये क्या है? इंटरनल एनर्जी। यू किसको रिप्रेजेंट करता है? आंतरिक ऊर्जा। ये क्या लिखूंगा? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। ये बात हो, ये दो फंक्शन हमने पढ़ रखे हैं और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब ये ताप से प्रभावित होते हैं। इनको लेकर हम चलेंगे किरचॉफ इक्वेशन में। डेल्टा एच की बात करेंगे, डेल्टा यू की या ई की बात करेंगे। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं, ताप पर निर्भर करते हैं ये दो फंक्शन। ये बात आप समझ लें, ये नोट कर लें। मान लीजिए इससे करें, ये ए से क्या बन रहा है भाई? इस प्रकार से लिखते हैं, ए से बी बन रहा है। ए से बी बन रहा है तो इसमें ये बता सकते हो क्या? इसमें रिएजेंट कौन और प्रोडक्ट कौन सा है? सर कैसी बात कर दी आपने, तो ये तो बहुत ही हल्की बात कर दी। ये रिएक्टेंट और ये क्या है? प्रोडक्ट है सर, ये तो हमें पता है। ए तो क्या है? रिएक्टेंट है, और बी क्या है? प्रोडक्ट है। और यदि मैं लिख दूं कि इसकी एंथैल्पी एच मान लेते हैं, इसकी एंथैल्पी क्या है? बी। मतलब रिएक्टेंट की एंथैल्पी तो क्या हो गई? एच हो गई, और प्रोडक्ट की एंथैल्पी भाई क्या होगी? एच बी होगी। यदि आपको डेल्टा एच निकालना हो, डेल्टा एच निकालना हो रिएक्शन का, डेल्टा एच रिएक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एच बी माइनस एच ए कर दोगे। एच बी माइनस क्या कर देंगे? एच ए कर देंगे। ऐसे ही तो करेंगे, एच बी माइनस एच ए करेंगे। बोलो भाई ऐसा करेंगे क्या नहीं? सर बिल्कुल करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करना, इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ मुझे कैसे लिखोगे? डेल्टा एच जो है क्या लिखेंगे? ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? डेल्टा एच अपॉन डेल टी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? डेल और एच बी अपॉन डेल टी माइनस डेल अपॉन डेल टी और ये एच। ऐसे लिख लेंगे इसको। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। और कांस्टेंट यहां पर क्या है सर? ये कांस्टेंट क्या है? पी। पी एंथैल्पी की बात करते हैं ना, जब कांस्टेंट क्या रहता है? पी रहता है। कांस्टेंट पी प्रेशर, प्रेशर पर किसकी बात करते हैं? एंथैल्पी की बात करते हैं। और ये बात बताइए भाई, जब कांस्टेंट वॉल्यूम हो तब किसकी बात करते हैं? तब सर इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। ये बात आपके दिमाग में है क्या नहीं कि जब हम किसकी बात करेंगे कि देखिए, जब हम बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर की तो एंथैल्पी बोलूंगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आयतन पर हम किसकी बात करेंगे? इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा की बात करेंगे। आंतरिक ऊर्जा की बात करेंगे यहां पर। ये तो एंथैल्पी मतलब ये दाब है, स्थिर दाब पर क्या है? स्थिर दाब पर एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। लिख लें एंथैल्पी। और स्थिर क्या है? स्थिर आयतन है, स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं।
इस पर आंतरिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं। ये आप इक्वेशन लिख लें, मैं देखता हूँ क्लियर है क्या नहीं सारी चीजें, एक बार नोट करें। अब कोई कट तो नहीं रहा है ना सर, कट तो नहीं रहा है, थोड़ा बहुत ऐसे तो हल्का सा आप जो है आपके बात समझ में आ रही होगी। ये यहाँ पर ये एंथैल्पी है, ये क्या है, इंटरनल एनर्जी। यहाँ पर देखो ये डेल्टा एच, ये जो है आपने लिख लिया, ये सारी चीजें ये नोट कर लें एक बार। इसको नोट करें एक बार, लिख लिया, बहुत बढ़िया। और एक इक्वेशन आपने पढ़ रखी है, स्थिर दाब पर एंथैल्पी किसके बराबर होती है। सर ये तो हमने पढ़ रखा है रिलेशन। क्या रिलेशन पढ़ रखा है, जो हमने एक रिलेशन आपने पढ़ रखा है डेल्टा एच, ये आपने पढ़ रखा है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी पी, ये किसके बराबर है, सी पी के बराबर है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इससे ही काम बनेगा अपना। डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी स्थिर दाब पर सीपी के बराबर है। अब सीपी बता दे भाई, सीपी क्या होता है। सीपी सर स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है। सीपी क्या है, क्या, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब भाई इसका ये है कि स्थिर दाब पर ऊष्मा, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, ये है सीपी। मतलब डेल एच अपॉन डेल टी पी की जगह सीपी लिख सकते हैं। ये क्या लिख रहा है, सीपी लिख रहा है, यही तो है, ये यही तो बात लिखी हुई है यहाँ पर, ये जो लिख रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इतना नोट करते जाओ, साथ ही साथ इसको भाई नोट भी कर लें, साथ ही साथ नोट भी कर लें। मतलब ये कह सकते हैं हम कि डेल, अब ये कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं डेल, अरे कौन गया, ये कह सकते हैं डेल एच बी अपॉन डेल टी पी, ये किसके बराबर होगा, सी पी बी के बराबर होगा सर। और डेल एच ए अपॉन डेल टी पी, ये किसके बराबर होगा, सी पी ए के बराबर होगा। फिर ये इससे बराबर होगा तो रख दें, टप कर दें वैल्यू को, तो ये बन गया क्या, डेल्टा एच अपॉन डेल टी और पी बराबर, थोड़ा सा इधर ले लेता हूं इसको, ये ले लिया, ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया सर सी पी बी माइनस सी पी ए, इसके बराबर हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ गया, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ गया अपना, ये वाला। इस पर जो है 2 नंबर लिख लें, और यहाँ पर जो है कहीं 1 नंबर लिख लेना, इसको आप 1 नंबर दे दें, इस वाले इसको 1 नंबर दे दें। तो ये जो है स्टेटमेंट आपने लिख लिया डेल्टा एच, और ये स्टेटमेंट हमने लिख लिया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब ये लिख सकता हूं भाई, इसको मैं डेल्टा क्या लिखूं, सीपी, डेल्टा सीपी बराबर, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा सीपी हो जाएगा। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, डेल्टा सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी बी माइनस सीपी ए हो जाएगा। यही इक्वेशन आपकी क्या कहलाती है, जो 3 नंबर दे दो, यही क्या कहलाती है, किरचॉफ इक्वेशन कहलाती है। किरचॉफ इक्वेशन, इसको जिसको नाम दे रखा है आपने किरचॉफ क्या कहलाती है, यही क्या है, किरचॉफ इक्वेशन है।
नोट कर लें। ये तो समझ गए ये क्या क्या है। CPB क्या है भाई? CPB क्या है? हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद की ऊष्माधारिता। क्या हो गई है? उत्पाद की, हाँ लिख लें, ये क्या है? क्या बोलूंगा? उत्पाद की ऊष्माधारिता, उत्पाद की ऊष्माधारिता। और CPA क्या है? ये क्या है? हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक, अभिकारक की ऊष्मा धारिता। ये अभिकारक के लिए हो गए किरचॉफ इक्वेशन, हो गई स्थिर दाब पर। नोट कर लें इसको, ये किरचॉफ इक्वेशन क्या कहलाएगी? स्थिर दाब पर कहलाती है। यदि स्थिर आयतन पर हो, यदि आयतन स्थिर हो, इसी को ही कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? यदि आयतन, आयतन स्थिर हो, आयतन स्थिर हो एट कांस्टेंट, देखो दोनों में लिखता हूं मैं, वॉल्यूम एक ही लिखना है आपको, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये क्या बन जाएगी? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब ये क्या बन जाएगी? डेल्टा CV बन जाएगी। क्या बन जाएगी? डेल्टा, अब क्या बोलेंगे? CV बराबर, क्या बोलेंगे? CVB माइनस CVA। यहां पर आप देखिए, जब आयतन स्थिर होता हो तो इसको CV बोलते हैं, और जब दाब स्थिर हो तब क्या बोलते हैं? CP बोलते हैं। ये बात अभी हमने लिखी थी। जब इसको क्या बोलेंगे? दाब स्थिर है, जब तो क्या लिखेंगे? CP, और आयतन स्थिर होगा तब आप क्या लिखोगे? CV लिखोगे। CV क्या है? यहां लिख लो चाहे, ये क्या है? स्थिर आयतन पर, स्थिर, ये क्या है? स्थिर आयतन पर, आयतन पर उत्पाद, उत्पाद की ऊष्मा धारिता। और ये क्या है? ये भी ये स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर अभिकारक की, क्या लिख देंगे? ऊष्मा धारिता। ये अभिकारक की, ये आपको पता ही है। परिवर्तन क्या हो जाएगा? ऊष्मा धारिता में परिवर्तन। इतनी बात नोट कर लें, इतनी बात आप नोट कर लें। इतनी बात भाई नोट कर लीजिए सभी बच्चे। एक बात और यहां पर देख लें, एक बात और क्या होती है? क्या डेल्टा H बराबर क्या होता है? CPDT। डेल्टा H बराबर क्या होता है? CPDT होता है। डेल्टा H बराबर क्या होता है? डेल्टा, ये लिख लो चाहे, डेल्टा CPDT होता है। और डेल्टा U बराबर क्या होता है? CVDT। ये हमने पढ़ रखा है। डेल्टा H बराबर तो होता है CPDT, और डेल्टा U बराबर होता है CVDT। ये रिलेशन हमने पढ़ रखे हैं। इसका इंटीग्रेशन कर दें, डेल्टा H का, H1 से H2, H1 से क्या कर दें? इसका H2 की तरफ कर दो, और इज इक्वल टू इसका डेल्टा CP, डेल्टा की जरूरत नहीं है,
इसका कर दें Cp dt, T1 से T2, ये क्या बन जाएगा H2 माइनस H1 बराबर Cp कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया और डेल्टा T बन गया, डेल्टा H बराबर क्या बन गया Cp डेल्टा T बन गया। क्या देखो डेल्टा H बराबर क्या बन गया डेल्टा Cp डेल्टा T, ये बन गया, बिल्कुल बन गया, ये ऐसा बन गया Cp डेल्टा T, डेल्टा H क्या है H2 माइनस H1, ये डेल्टा Cp भी लिख सकते हैं, और ये क्या है T2 माइनस T1, ऐसे लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ये बात तो आ गई कि नहीं समझ में? अरे इसको यहीं लिख देता हूं, यहां देखो, यहां थोड़ा सा लिखना है, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, हमें H2 निकालना हो तो H1 प्लस डेल्टा Cp T2 माइनस T1 करके निकाल सकते हैं। ये भी किरचॉफ इक्वेशन का ही रूप। किरचॉफ इक्वेशन कुछ नहीं है, बस इसका हमने क्या कर लिया एंथैल्पी चेंज निकाल लिया। ये एंथैल्पी चेंज यहाँ पर हमने निकाल लिया। यदि स्थिर दाब पर हो तो एंथैल्पी का यूज करते हैं, और स्थिर आयतन हो तब स्थिर दाब पर Cp और स्थिर दाब पर Cv का यूज करेंगे, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का यूज करेंगे। तो ये चीजें हैं यहाँ पर, और ऐसी कोई विशेष बात इसमें नजर नहीं आ रही। इसको भी नोट कर लो, इसको भी भाई नोट कर लो। और इसमें भी अगर स्थिर आयतन पर बात हो रही हो तो भाई ऐसे लिख सकते हैं, स्थिर आयतन पर क्या लिखूंगा U2 बराबर, ऐसे लिखना चाहिए स्थिर आयतन पर स्थिर आयतन पर ये डेल्टा H है ना, इसकी जगह क्या लिखूंगा डेल्टा U बराबर Cv डेल्टा T, जब आयतन स्थिर हो, आयतन स्थिर है, आयतन स्थिर है तब ये बात करेंगे, और कुछ नहीं। इसको बना लें तब इसकी बात करेंगे। अब यहां पर देखिए, अब बात करेंगे एंथैल्पी के प्रकार की बात करेंगे। एंथैल्पी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंथैल्पी फॉर्मेशन की एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, मानक एंथैल्पी, संभावन एंथैल्पी, इनकी बात करेंगे। सबसे पहले जो बात करेंगे वो भाई किसकी बात करेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं अपन, इस पेज को यहां ले लें तो कैसा रहे, अपन बात करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो देखिए एंथैल्पी दो बहुत सारे प्रकार की है, दो प्रकार की नहीं है एंथैल्पी, अभी हमने लिखे हैं दो, और भी हमारे कई सिलेबस में है। पहले हम दो की स्टडी करेंगे, फिर आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानक एंथैल्पी क्या होती है, इसको हेडिंग डाल लें मानक एंथैल्पी। हाँ भाई नोट कर लिया कि सारा टाइप्स ऑफ एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। और टाइप्स ऑफ एंथैल्पी में देखिए बहुत सारे टाइप है एंथैल्पी के, दो ही नहीं है, कभी ये मत समझ लेना भाई दो ही से खत्म हो गया मामला। हमने दो स्टार्ट करे हैं अभी, ये जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए पहला जो हेडिंग है अपना, मैं बात कर रहा हूं किसकी, यहाँ पर देखिए ये बात करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी की। अब देखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मीनिंग समझ लें, मानक एंथैल्पी हिंदी में कहते हैं इसको, और इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको भाई मच्छर कहां से आ रहा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी डेल्टा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये किसकी है, स्टैंड क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी डेल्टा RH0, ऐसे लिखते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी मतलब जो अभिकारक भाग ले रहे हैं रिएक्शन में, मतलब पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट्स
आर प्रेजेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, मानक अवस्था में होने चाहिए जो अभिकारक भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में। अब मानक अवस्था से क्या मतलब है? पहली बात तो ये कि टेम्परेचर वहां पर कितना हो, 298 केल्विन हो, और प्रेशर क्या हो, 1 एटमॉस्फेयर हो, जो रिएक्शन आपकी रन हो वो टेम्परेचर इतना 298 केल्विन हो, और क्या हो प्रेशर 1 atm हो, और पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, दैट मीन जो जैसा दिख रहा है वैसा ही हो। अब मोटी मोटी बात ये समझ लें भाई, जो जैसा दिख रहा है वैसा ही हमें लेना है। यहां पर देखिए पहले डेफिनेशन, फिर इसको समझेंगे कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ हीट चेंज। एंथैल्पी का मतलब आप जानते हो, अमाउंट ऑफ हीट चेंज, कि डेल्टा H कैसे निकालते हैं, H2 माइनस H1 निकालते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ हीट चेंज दैट अकर्स ड्यूरिंग ए रिएक्शन when all the reactants and product are there in standard state। अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, यूजुअली at 298 Kelvin temperature, 1 atmosphere pressure, it represents the enthalpy change under standard condition। किसको रिप्रेजेंट करेगी? स्टैंडर्ड कंडीशंस को रिप्रेजेंट यहाँ पर एंथैल्पी चेंज आएगा, वो स्टैंडर्ड कंडीशंस को बताता है कि अपने 298 केल्विन टेम्परेचर हो और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो, वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात करेंगे। हिंदी वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ लें। मानक एंथैल्पी वह ऊष्मा परिवर्तन है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तब होता है, कब होता है? तब होता है जब सभी अभिकारक और उत्पाद अपनी मानक अवस्थाओं में हो। अभिकारक और उत्पाद कैसी अवस्था में हो? मानक अवस्थाओं में हो। यह अभिक्रिया के ऊष्मा परिवर्तन को मानक परिस्थितियों के अंतर्गत दर्शाती है। ऊष्मा, यह अभिक्रिया के ऊष्मा परिवर्तन को मानक परिस्थितियों के अंतर्गत दर्शाएगी। अपनी मानक अवस्था में हो। मानक परिस्थिति यहाँ पर क्या है, लिखना चाहें लिख लें। टेम्परेचर लिखा हुआ है, ताप, ताप आपका कितना होना चाहिए? 298 केल्विन की बात हो रही है। और दाब जो है, दाब जिसको कहते हैं प्रेशर, प्रेशर कितना है? 1 atm है, वायुमंडल कहते हैं, तब हो। और स्टैंडर्ड स्टेट क्या था? जो जैसा दिख रहा है वैसा ही होगा। मैं मोटी मोटी बात समझ लें, जो जैसा दिख रहा है वैसे ही होगा। जैसे हाइड्रोजन है, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन जो है रूम टेम्परेचर पर भाई क्या आपको कैसी दिखाई देती है? रूम में आपको कैसी दिखाई देती है? सर गैस दिखाई देती है। तो हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या हो गई? आपकी क्या हो गई? गैस हो गई। मतलब हाइड्रोजन की जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो आपको H2 गैस हो गई। ये इसकी स्टैंडर्ड स्टेट हो गई, स्टैंडर्ड स्टेट हो गई। ये क्या हो गई? इसकी स्टैंडर्ड स्टेट की बात हमने कर ली। ये यहाँ पर ये हमने किसकी बात कर ली? स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर ली, हाइड्रोजन की। और जैसे हम कहें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किस फॉर्म में है? तो नाइट्रोजन भी गैस फॉर्म में, तो नाइट्रोजन भी गैस फॉर्म में दिखाई देगी। नाइट्रोजन भी हमें कैसी दिखाई देगी? गैस फॉर्म में दिखाई देती है। तो ये भी गैस फॉर्म में हमारी रहेगी। भाई जो जैसा दिख रहा है वैसी स्टेट उसकी क्या होगी? स्टैंडर्ड स्टेट की बात होगी। जैसे हाइड्रोजन है, रूम टेम्परेचर पर आपको कैसा दिखता है? गैस दिखता है। तो हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी? गैस होगी। नाइट्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट की मैं बात करूं तो नाइट्रोजन की क्या होगी? सर नाइट्रोजन की नाइट्रोजन गैस हो गई। यदि हम बात करें ऑक्सीजन, आपको कैसे दिखता है? ऑक्सीजन गैस दिखता है, सर गैस हो गई। मैं कहूं आपको सोडियम कैसा दिखता है? सर सोडियम तो सॉलिड दिखता है, तो इसकी क्या लिखेंगे? सॉलिड लिखेंगे। एल्युमिनियम है, आपको कैसा दिखता है? सर एल्युमिनियम तो सॉलिड दिखता है, तो इसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या हो गई? क्या हो गई आपको? सॉलिड हो गई। अब जैसे कार्बन की बात करूं, कार्बन जो है ये कार्बन, कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी? कार्बन और कैसा है? ग्रेफाइट, क्या लिखेंगे? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट भी कैसा है? सॉलिड। मतलब अपर रूपता एलोट्रोपी जो शो करते हैं उनकी हमें एलोट्रोप्स फॉर्म भी लिखनी पड़ेगी। कार्बन की एलोट्रोप क्या है? ग्रेफाइट है, और ये सॉलिड होता है, ये इसकी स्टैंडर्ड स्टेट मानी जाएगी। यदि आपसे ये कहा जाए भी Br है, Br जो है, Br अपने को कैसा दिखता है? सर Br तो हमें लिक्विड फॉर्म में, इसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? लिक्विड होती है।
आई है, ये क्या होता है, आई टू सॉलिड होता है। Cl है, Cl किस फॉर्म में रहता है सर, गैस फॉर्म में रहता है। तो इनकी जो है स्टैंडर्ड स्टेट इस प्रकार से हमें नोट करनी होगी, जो हमें जैसा दिख रहा है। जैसे और देखना जब Hg है, Hg कैसी फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो इसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी, Hg लिक्विड होगी। ये देख लिया। और आप देख सकते हैं जैसे फास्फोरस की बात करूं, इसकी स्टैंडर्ड स्टेट के P4 फॉर्म में रहता है। फास्फोरस क्या रहता है, P4, और व्हाइट फास्फोरस स्टेबल होता है। सल्फर है S8 फॉर्म में रहता है, और रोम्बिक सल्फर जो है ज्यादा स्टेबल रहता है। तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा, ये इनकी स्टैंडर्ड स्टेट इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई करेंगे, जो जैसा आपको दिख रहा है ना वही वैसी उसकी स्टैंडर्ड स्टेट मानी जाती है, वो इसकी स्टैंडर्ड स्टेट होती है, जो स्टेबल स्टेट है उसकी सबसे। ये है मोटी मोटी बात, जो स्टेबल स्टेट है वो उसकी क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट है, सबसे मानी जाएगी। तो ये नोट कर लें आप, इनको नोट कर लें ये। और यदि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको निकालनी हो, कैसे निकालेंगे, डेल्टा आर एच नोट यदि हमें निकालनी हो तो समेसन बी आई और इसको ऐसे लिख लें एच नॉट पी माइनस समेसन ए आई एच नॉट आर। ये क्या मतलब है सर, इससे कैसे, इसका समेसन का मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं सबको जोड़ दो। ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी बी आई क्या है, डेट इज सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, क्या है, सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, उसके गुणांक कितने लिखे हुए हैं, है ना। और ए आई क्या है, सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स के सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कि मान लो इसके कितने मोल हमने ले रखे हैं, ये बात होगी, सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे इसके। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। एक बात और हम बात करें यहाँ पर, फेज ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करेंगे, इसको भी नोट कर लें, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ये बात हो गई आपके, क्लियर है ना, ये कि फॉर्मूला ये जो मैंने लिखा है बी आई एच एच एंथैल्पी परिवर्तन उत्पाद की माइनस अभिकारक की, ऐसे है ये। बी आई क्या है, सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तब आ जाएगा इसका मीनिंग क्या है, सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का बता देंगे, ये आपको पता है। और इसके बाद जब हम बात करें फेज ट्रांसफॉर्मेशन एंथैल्पी, फेज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, ये होती है सर सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड। सॉलिड लिक्विड में हो रहा है तो मतलब एंथैल्पी ऑफ क्या मानी जाएगी, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, बताओ किसकी एंथैल्पी मानी जाएगी, ये फ्यूजन की एंथैल्पी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, कैसे लिखेंगे। जब हमारा पहली बात, दूसरी बात, जब आपका लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैस में, तो ये एंथैल्पी क्या होगी, वेपोराइजेशन होगी सब, वाष्पीकरण की। और तीसरी बात कि आपका सॉलिड है डायरेक्ट किस में चेंज हो जाए, किस में चेंज हो जाए, गैस में, तो बताओ एंथैल्पी सब्लिमेशन होती है, ऊर्ध्वपातन ये वाष्पीकरण, ये तो क्या है गलन, इसको कहते हैं गलन की एंथैल्पी, इसको कहते हैं वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, और इसको क्या कहते हैं, अरे ऊर्ध्वपातन, इसको ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी कहते हैं। तो नोट कर लें कि किस प्रकार से होंगी, ऊर्ध्वपातन, गलन, इन सब बातों को आप फटाफट नोट कर लें, तब क्वेश्चंस पर आ जाएंगे अपन, तब क्वेश्चंस की बात करेंगे
और कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चंस की बात करेंगे। कुछ यहाँ पर देखिए, ये रहा एक क्वेश्चन देखो, एक खिलाड़ी को 100 ग्राम ग्लूकोज ऊर्जा के लिए दिया गया है। खिलाड़ी को 100 ग्राम ग्लूकोज दिया गया है, 1800 किलोजूल ऊर्जा के बराबर है। इस ऊर्जा का 50 जो किसके बराबर, 100 ग्राम ग्लूकोज दिया इसको जो 1800 किलोजूल ऊर्जा के बराबर है। इस ऊर्जा का 50% भाग खिलाड़ी द्वारा खेल गतिविधियों में प्रयोग किया गया, मतलब 1800 का 900 का ही खेल गतिविधि में उपयोग हुआ। तो ऊर्जा के संचय से बचने के लिए उसे कितना अतिरिक्त पानी पसीने के रूप में निकालना होगा। अब संचय नहीं हो तो पानी कितना निकालेगा, उत्तर पूर्णांकों में दें। मान लीजिए ऊर्जा नष्ट करने का कोई अन्य तरीका नहीं है, दिया गया है पानी का वाष्पीकरण एंथैल्पी, वाष्पीकरण की एंथैल्पी हमें दे दी, और बताओ कैसे करोगे। यही बात यहाँ पर जो है इंग्लिश में लिखी हुई है, सारी बात। क्वेश्चन जरूर लंबा है लेकिन आंसर कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। सबसे पहले तो ये देखें कि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आपको कितनी दी है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पानी की वाष्पीकरण की 45 किलोजूल पर मोल। मैं लिख लेता हूं डेल्टा वेपोराइजेशन कितनी है, 45 किलोजूल पर मोल। ये दे रखी है, ये दे रखी है आपको एंथैल्पी। और ये किसकी एंथैल्पी है, 1 मोल की है। 1 मोल H2O के लिए है, और 1 मोल H2O का मतलब कितना होता है, 18 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर अणुभार 18 है, मतलब 18 ग्राम के लिए जो है, 18 ग्राम जो है ये किसके लिए एंथैल्पी, 45 किलो जूल के लिए है। यही तो बात हुई इसकी। ये कह रहे हैं कि 45 जो किलो जूल है ना, ये कितने के लिए खर्च होगी, हम लिख सकते हैं 45 किलो जूल एनर्जी, एनर्जी एनर्जी खर्च होती है, खर्च होती है कितने के लिए, 18 ग्राम के लिए खर्च होती है। इसका मतलब ये है। और 1 किलो जूल कितने के लिए होगी, 18/45। और अपने को कंज्यूम कितनी करी है इन्होंने, यहां पर देखो कंज्यूम कितनी करी है, 1800। यदि इस ऊर्जा का 50% ही यूज किया, 1800 किलो जूल का, इसने कितना यूज करा, 50% करा। और 50% इसका भाई कितना होता है, 50% तो सर 900 होता है। तो 900 ये कह रहे हैं 900 किलो जूल कितने के लिए खर्च होगी, तो 18/45 गुणा 900 कर दो, निपट गया। उत्तर निकाल लो, उत्तर निकाल लीजिए। कितना उत्तर आ जाएगा, 3600 ग्राम आ जाएगा। 3600 ग्राम के लिए, 3600 ग्राम के लिए नोट कर लो भाई, ये कितना आ जाएगा, 3600 ग्राम के लिए आ जाएगा। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। 3600 ग्राम हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। वाटर की कितनी मात्रा आ गई, 3600 ग्राम यहाँ पर आ जाएगी। तो आज इतना ही रहने देते हैं भाई, ऐसा कर लें, इसको कल कंप्लीट कर देंगे। इसको एंथैल्पी स्टार्ट कर लिया हमने, कि एंथैल्पी की बात कर ली। अब इसके लिए जो है एंथैल्पी, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चल रहा है हमारा, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी की बात हो रही है। यहाँ पर हम कई टाइप्स की एंथैल्पीज की बात करेंगे, तो इसको कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। जब तक आप इसको पढ़ लें और बढ़िया ढंग से मन से इसको पढ़ें एंथैल्पीज को, जिससे आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम में आप ला सकें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। लगातार पढ़ते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें। एंथैल्पीज की क्लासेस 5-7 क्लास होंगी, फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हमें शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना है। कई बच्चों की डिमांड रहती है सर इंपॉर्टेंट बता दो, कोई शॉर्टकट तरीका हो। भाई शॉर्टकट की तरफ नहीं है मेरा रुझान, लॉन्ग कट की तरफ है मेरा रुझान। कि हर टॉपिक को हम कवर करें, आराम से करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी करें, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। यदि हम शॉर्टकट की तरफ चलेंगे तो हम स्किप करते जाएंगे टॉपिक्स को, तो ऐसा पढ़ाई आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते। रिजल्ट की स्थिति आपको पता है,
रिजल्ट कैसा रहता है। जब हम शॉर्टकट की तरफ चलते हैं तो रिजल्ट की स्थिति आपको पता है, इसलिए शॉर्टकट की तरफ मत भागो, लॉन्ग कट से पढ़ो, मेहनत करो। मेहनत करेंगे ही तभी हम उतना जितना तपेंगे उतना ही हमारी तैयारी अच्छी होगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।